हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट का लास्ट टॉपिक है। और असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को एंड तक आप देखिएगा, आपको सारे इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जो बच्चे मेरे चैनल में न्यू हैं, तो पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या है? तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या है? हमारा इम्परफेक्ट मार्केट, जो कंपटीशन मार्केट है, उसका ही एक पार्ट है। हमारे पास टू टाइप्स की मार्केट होती है, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और दूसरी होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जहाँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या हुई, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच फुली इंफॉर्मेशन होती है। प्राइस भी हमारा प्राइस टेकर होता है कि प्राइस डिटरमिन होता है, नॉन होता है, क्वालिटी का पता होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट का पता होता है। तो ऑल बायर्स एंड सेलर इन्फॉर्म्ड होते हैं, फुली इन्फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता है, एफिशिएंट लेवल होता है, जहाँ पे हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कोई नहीं होता है। लेकिन इन द रियल वर्ल्ड इम्परफेक्ट मार्केट, जब कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि जहाँ पे सेलर्स और बायर्स के बीच फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, प्राइस के रिलेटेड, क्वालिटी के रिलेटेड, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट के रिलेटेड, ना उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी सेट ऑफ चॉइसेस होता है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उसके क्या क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो प्रॉब्लम क्रिएटेड होती है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से, वो देखेंगे। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इससे लेमन्स और मार्केट फेलियर भी क्रिएट होती है। अब लेमन्स यहाँ पे क्या है, ये आपको मैं आगे डिटेल में बताती रहूँगी। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में याद रखना कि लेमन्स, जो ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये डिनोट करता है बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को, ठीक है। तो लेमन्स मीन्स बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, जहाँ पे ऐसी मार्केट सिचुएशन जहाँ पे बायर्स और सेलर्स के पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी जब वो ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। या तो डिफरेंट होगी, या बायर्स के पास ज़्यादा होगी सेलर से, या सेलर्स के पास ज़्यादा होगी बायर से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होगी, इट मीन्स द इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और इससे प्रॉब्लम्स कौन कौन सी क्रिएट होती है वो डिस्कस करते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स है, इसको हम विद डिटेल, विद डायग्राम, विद एग्जांपल्स अच्छे से करेंगे, इसके मेजर्स भी करेंगे। आपको इसको वीडियो को एंड तक अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट इसके मैं आपको मोटा मोटा प्रॉब्लम्स पहले बता देती हूँ, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे कि फर्स्ट होती है मार्केट फॉर लेमन्स, ठीक है। लेमन्स मीन्स आपको पता लगे बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की मार्केट क्रिएट हो जाती है, ओके। एडवर्स सिलेक्शन मीन्स कि जहाँ पे हमारी चॉइस होती है, वो हम बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को चूज़ कर लेते हैं, जिससे मार्केट क्या हो जाती है, फेलियर हो जाती है। मतलब कि हमारी जो सिलेक्शन है, वो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अपॉर्चुनिटी सेट नहीं बचता, जिससे हम अपनी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती कि हम क्या चूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से हम एडवर्स सिलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट्स के। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ मोरल हैज़र्ड एंड एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। मोरल हैज़र्ड्स की प्रॉब्लम जब आती है, जब हम कोई चीज़ को कोई चीज़ का मिसयूज़ करने लग जाते हैं। जैसे कि बाय आफ्टर टेकिंग द इंश्योरेंस, तो हम क्या हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हो जाती है जब हम कोई भी चीज़ का अच्छे से यूज़ नहीं कर, जैसे इन मॉरल हैज़र्ड का आप एग्जांपल इसमें गवर्नमेंट जॉब्स में भी ले सकते हो। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में आपने देखा होगा कि वहाँ पे अगर आपकी ऑडिटिंग अच्छी नहीं है, वहाँ पे आपकी चेकिंग नहीं है, आपका जो कंट्रोलर है, जो आपके पास मॉनिटरिंग अच्छी नहीं, फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, तो जो पीयर्स, जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, इन स्कूल ले लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, तो आपने क्या देखा होगा, वहाँ पे बहुत ही टेंशन फ्री, केयरलेसली काम कर रहे होते हैं। उनको कोई नहीं होता कि टाइम पे आना है, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, उनको स्टडी देना है, कोई अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे होते हैं। कई बार तो वहाँ पे टीचर ही अवेलेबल नहीं होते, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, मोरल हैज़र्ड का, ठीक है। इंश्योरेंस का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, और अपने पब्लिक सेक्टर में जो हम मिसयूज़ करते हैं पावर का, वो भी हमारा क्या हो सकता है, एक मोरल हैज़र्ड, ठीक है।
तो इससे भी क्या हो जाएगा, हमारी एलोकेटिव इनएफिशिएंसी आएगी मार्केट में, तो उससे क्या होता है, मार्केट फेलियर हो जाती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल जो होता है वो हमारा ओनर्स होता है कोई भी कंपनी, और एजेंट हमारा हो जाता है मैनेजर। इन दोनों के क्या होता है आपस में जो गोल्स होते हैं, जो ऑनर्स का क्या होता है गोल, कि मेरी कंपनी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, मुझे प्रॉफिट मिले, उसे प्रॉफिट से मतलब होता है, उसे और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, उसने तो पैसे लगाने हैं। उसके बाद एजेंट होता है, एजेंट जो होता है हमारा मैनेजर, उसको मैनेज करना है, उसे चलाना है, लेकिन वो क्या करता है, लॉन्ग टाइम के लिए अपने कंपनी में रहने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए वो प्रॉफिट की तरफ ध्यान ना दे के अपने सैलरी, अपनी प्रेशराइज, अपनी उसके में ध्यान देता है। ठीक है, तो इन दोनों के गोल्स की जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, तो प्रॉब्लम हमारी क्या आ जाती है, हमारी मतलब कि इन दोनों, इनमें क्या हो रहा है, प्रिंसिपल जो हमारा है ओनर्स, उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि एजेंट कैसे काम कर रहा है, ठीक है, वो सही कर रहा है या नहीं, पूरी निगरानी नहीं कर सकता। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो रही है कि प्रिंसिपल के पास कम है एजेंट से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इससे भी हमारी एक एफिशिएंटली वेज थ्योरी है कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है हमारी इकोनॉमी में। परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या होता है, फुली एम्प्लॉयमेंट होते हैं, ठीक है, सारे के सारे वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे रियल वर्ल्ड में ऐसा है नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कंट्री में अबव 27% है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हमारा ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कैसे हो रही है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से हो रही है, वो कैसे हो रही है वो हम पढ़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स है जो हमारी ये असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से हो रही है, जब बायर्स और सेलर्स के बीच डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, या किसी के पास ज़्यादा है उससे तो किसी के पास कम है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको एक टैटू के थ्रू बताया है कि कैसे एक स्टिकर के थ्रू बता रहे हैं। यहाँ पे ओनर ऑफ द कार, जो गाड़ी जो सेल्स है, सेलर है, और यहाँ पे एक बायर्स है, और सेलर को सारा इन्फॉर्म्ड है, इसलिए दे ही स्माइलिंग एंड, और दूसरा जो बंदा है वो क्या कर रहा है, उसको कंफ्यूज है, उसको नहीं पता, वो अपनी रिलायबिलिटी चाहता है प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे जो गैप है नॉलेज का, तो इसको क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन असिमेट्रिक आ जाती है। ठीक है उसके बाद आ जाता है मार्केट फॉर लेमन्स। तो फर्स्ट हमने डिस्कस करनी है प्रॉब्लम मार्केट फॉर लेमन्स की। तो लेमन्स क्या हुए, द फिनोमिना ऑफ ड्राइव आउट द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कि हमने क्या करना है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को मार्केट से निकाल कर हमने बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की मार्केट बना ली, तो वो मार्केट फॉर लेमन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास हमारे पास मार्केट है, यहाँ पे एक बैड क्वालिटी ऑफ कार्स है और यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ कार्स है। ठीक है, अब जो बायर्स है उनको नहीं पता कि कौन सी कार अच्छी है, कौन सी कार उनके लिए बैड क्वालिटी की है। ठीक है, वो अब जो प्राइस, जो गुड क्वालिटी का प्राइस होगा वो हाई होएगा, इससे होएगा या नहीं होगा। ठीक है, जब इसका प्राइस हाई होगा, ठीक है, इससे तो क्या होगा कि जो बायर्स है वो एवरेज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग अपनी कार का प्राइस लगाएंगे, जबकि वो गुड क्वालिटी ऑफ जो वर्थ है वो इतना नहीं कर पाएगी, वो इतनी लो क्वालिटी अपना प्राइस डाउन नहीं कर पाएगी, उसके लिए जो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है वो नहीं है, वर्थ ही नहीं कर रही है, तो वो कैसे सेल कर सकता है। तो क्या होगा, एवरेज क्वालिटी को लेके बायर्स किसको कर लेंगे, परचेज कार को करेंगे बैड क्वालिटी को, और उनको नहीं पता कि जो बैड क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो हमारी एवरेज क्वालिटी से भी कम है। एवरेज क्वालिटी होगी जो बहुत ही नॉर्मल सी क्वालिटी है, जैसे मान लीजिए 5 लाख एक नॉर्मल क्वालिटी एवरेज कास्ट है, और ये गुड क्वालिटी की आप मान लीजिए 8 लाख है, और जो बैड क्वालिटी है वो 2 लाख के अंडर आ जाती है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप 5 लाख को देख के आप बैड क्वालिटी को प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हो, तो क्या होगा, इससे अच्छा आप थोड़ा सा उसमें कॉस्ट को इंक्रीज़ करके गुड क्वालिटी को लेते, उसकी आपकी लाइफ टाइम चलती है ना, आपको जो सर्विस है सेटिस्फेक्शन रहती। लेकिन आप क्या कर रहे हो, गुड क्वालिटी को इग्नोर करके आप बैड क्वालिटी को ले रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज क्वालिटी ऊपर। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है हमारा एवरेज क्वालिटी ऊपर यूज्ड कार का आ जाता है। जब हम एवरेज क्वालिटी अकॉर्डिंग के बेस पे हम लगा लेते हैं कि इससे अबव तो हम प्राइस नहीं दे सकते, पे नहीं कर सकते, विलिंगनेस नहीं है, तो क्या होगा, हम गुड क्वालिटी ऑफ मार्केट की जब सेल्स ही नहीं होगी तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ड्राइव आउट हो जाएगी, और वो उनका जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो जाएगा। और इस तरह क्या होगा, धीरे धीरे जब वो आउट हो गई तो प्राइस ऑफ यूज्ड कार जो होगी, इस डायग्राम में देखिए आप,
प्राइस ऑफ यूज्ड कार धीरे धीरे क्या करेगी, अपना प्राइस को रेज़ करती जाएगी। यहाँ पे एवरेज क्वालिटी ऑफ यूज्ड कार है और इसका प्राइस आप देखोगे धीरे, जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह कि कैसे हमने उसको पहले निकाला और फिर अपनी मार्केट बना ली, और ये मार्केट कैसी बनी, हमारी लेमन मार्केट बन गई, इनएफिशिएंसी हमारी मार्केट में आ गई। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जो ये हमारा सेकंड पैनल है, उसमें मार्केट इक्विलिब्रियम देखोगे तो आपका इसमें आएगा। क्यों आएगा, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे होता है, ये डिमांड होता है, ये सप्लाई होता है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इक्विलिब्रियम का जो डिमांड का वो हमारा बैकवर्ड बेंडिंग है, और ये बैकवर्ड बेंडिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी जो हाई क्वालिटी जो यूज़ है कार की, वो पहले पहले तो धीरे धीरे क्या हो रही है आपकी, देखोगे कम हो रही है। ठीक है, बढ़ रही थी और धीरे धीरे वो कम होने लग जाती है, मतलब कि वापस से आने लगे, जैसे जैसे प्राइस इसका बढ़ता जाएगा एक लेवल पे, अगर ये प्राइस बहुत ज़्यादा होने लगे एवरेज क्वालिटी से, तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एडवर्स सिलेक्शन, जो कि हमने अब एग्जांपल से देखिए कि कैसे हमने ड्राइव आउट कर दिया अपनी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, और कैसे अपनी मार्केट बना ली हमने लेमन की। और इससे क्या होगा, हमारी जो वेलफेयर ऑफ द, जो कि हमारा पर्पस क्या होता है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा, हार्म्स कर रही है ये वेलफेयर ऑफ द ओनर्स और गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के लिए, जो मार्केट में कंपटीशन को क्या कर रही है, इग्नोर वो कर रही है, मोनोपली क्रिएट कर रही है। ठीक है, और इससे क्या, और ये जो एक्सटर्नलिटीज़ है, जो एवरेज जिसकी वजह से हमारा एस्टिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आई है, ये हमारी इसकी वजह से हमारे पास जो पेरेटो एफिशिएंसी लेवल है वो अचीव नहीं हो पा रहा, और जिसकी वजह से मार्केट क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ना तो इसमें कंज्यूमर को बेनिफिट हो रहा है, और जो दूसरे जो ऑन कंपटीटर है ना ही उनको बेनिफिट हो रहा है। इस तरह मार्केट आउट हो जाती है। अब इसके लिए हमें क्या मेजर्स करने चाहिए, अगर हमें गुड क्वालिटी और प्रोडक्ट की मार्केट को से कंपटीशन में लाना है बैड क्वालिटी के साथ, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास ऑप्शन है, हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं गारंटी, एश्योरेंस दे सकते हैं, कस्टमर्स को विश्वास दिला सकते हैं, गारंटी पीरियड देते हैं ना, कि कोई भी प्रोडक्ट के साथ कि आपको गारंटी है कि ये चीज़ ख़राब नहीं होगी, इतने साल तक तो इसकी होती है। लेकिन कोई ना कोई चीज़ की आपको पता है लिमिट तो होती है, ऐसा नहीं है कि वो कभी ख़राब ही नहीं होगी। तो एक मैक्सिमम जो एक पीरियड होता है वो हमेशा प्रोवाइड करना चाहिए, कि इतनी जल्दी वो आपकी गारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वारंटी और एश्योरेंस दे सकते हो। और एक आप ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक सर्विस सेंटर। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कंपनीज़ को क्या करना चाहिए, एक ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर्स खोलने चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो अपनी जो भी यूज्ड कार है उसको क्वालिटी को चेक करवा सकते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ लेते हो इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी, तो क्या करते हो, आपको पता नहीं होता इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कौन से पार्ट है, क्या है, ठीक है, कौन सा ख़राब हो सकता है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो आप क्या करते हो, आप किसी और ऑटोमोबाइल सेंटर मोटर माइट पे जाते हो, वहाँ पे उसको चेक करवाते हो, उसको कुछ फ़ीस देते हो, और वो जो फ़ीस दे रहे हो उसका काम है चेक करना। उसको कोई नहीं लेना देना कि वो दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है, या बैड क्वालिटी वाली के साथ मिला है, या गुड क्वालिटी के साथ। उसको पता भी नहीं कि ये कौन सी मार्केट से ये आया है सामान। एक सेपरेट ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर होनी चाहिए, ताकि वो चेक कर सके, इसकी क्वालिटी को बता सके ये आपके लिए सर्विस है। तो ये हमारे लिए एक ऑप्शन हो सकता है, हमें अपनी बैड क्वालिटी और मार्केट फॉर लेमन से आउट होने के लिए, और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए। और दूसरा हमारे पास है, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज़ होती है, ब्रांड नेम्स अच्छे दे देती है, फ्रेंचाइजीज़ दे देती है। ठीक है, और ये ब्रांड नेम्स उनको लोगों को विश्वास दिलाता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो उनके लिए अच्छा है। तो इस तरह क्या होना चाहिए, हम इस तरह से अपनी ये जो मार्केट है वो अपनी लेमन मार्केट से हम छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ मोरल हैज़र्ड। मोरल हैज़र्ड मैंने आपको बताया ही है कि ऐसा बिहेवियर, ठीक है, फर्म्स कोई भी पर्सन जब क्या उसका जो चेंज आता है बिहेवियर में, और वो चेंज कैसे आता है, आफ्टर बाइंग इंश्योरेंस, जब वो इंश्योरेंस को बाई कर लेता है। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थेफ्ट, फायर, इलनेस, अदर एक्सीडेंट होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। चाहे आपने फायर, अगर आप मान लीजिए अगर आपने क्या ली हो, फायर इंश्योरेंस लिया है, तो आपने कोई केयरलेस छोड़ दी, उसकी कोई फायर डिटेक्टर नहीं लगाया, और इससे आपको है कि चलो हमने इंश्योरेंस ले रखी है, हमारा जो जितनी भी जो लॉस होगा वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी।
लेकिन ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी केयरलेस हो जाएगी, मोरल हैज़र्ड को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए, पर्सन बाइज इंश्योरेंस, जो भी लॉस होता है उससे, वो एक्सीडेंट से अगर वो ड्राइव कर रहा है आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस, तो वो जो ड्राइविंग है उसकी रैशलेस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा रैशली ड्राइव कर रहा है, बहुत ही आफ्टर ड्रिंकिंग करके कर रहा है, उससे कोई भी नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो भी लॉस होगा उसके एक्सीडेंट से, वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को हो जाएगा। ठीक है, तो भी ये भी एग्जांपल हमारा मोरल हैज़र्ड का हो जाएगा। आपने क्या कर रहे हो, अपनी जो अगर आपने हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस ली है, तो अगर आप उसकी अपनी हेल्थ की केयर करना छोड़ दो, तो वही क्या हो जाएगा, मोरल हैज़र्ड हो जाएगा। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है इंश्योरेंस के साथ भी। ठीक है, कहीं भी आपको जो पावर या किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करने लग जाओ, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है मोरल हैज़र्ड की। इससे नुकसान क्या होता है उस कंपनी को, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी इतनी कॉस्ट अगर ऐसे ही सारे करने लगे, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई भी नहीं यहाँ पे टिकेगी, और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपने पर्पस अचीव नहीं कर सकेगी। इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या होता है कि सबका थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन लेके, और उस बंदे का जिसका एक्चुअल में जो लॉस हुआ है उसको पे करना। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह ही केयरलेसली करने लग जाएंगे, तो कभी भी ऐसा हम गोल जो इंश्योरेंस कंपनी कोई भी इंश्योरेंस नहीं देगी। ठीक है, तो इससे वो कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जैसे उसमें भी मॉरल हैज़र्ड होता है, फायर के लिए भी, जब आपने कोई फायर डिटेक्टर इंस्टॉलेशन नहीं किया, प्रिकॉशंस यूज़ नहीं कर रहे, तो ऐसी कुछ कंडीशन है जहाँ पे हमारी मॉरल हैज़र्ड आ जाते हैं। अब मैं आपको इसको डायग्राम में बताती हूँ कैसे इससे मॉरल हैज़र्ड से एलोकेटिव इनएफिशिएंसी आ जाती है। यहाँ पे देखिए, एट द पॉइंट ए, यहाँ पे जो कॉस्ट है जो उसकी ड्राइविंग की, वो 50 रुपीज़ है, और यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो 200 है। यानी कि यहाँ पे जो एट द जो 15 जो कॉस्ट है उसमें क्या है, 10 रुपीज़ तो उसकी खुद की जो कॉस्ट है, और 5 रुपीज़ जो ये कॉस्ट है वो किसकी है, कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, यानी कि जो उसको प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है, यानी कि इंश्योरेंस कॉस्ट इसमें इंक्लूड ऑलरेडी है। तो इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी चेक करती रहेगी ऑटोमेटिकली कि उसने कितने किलोमीटर ड्राइव की है और कितनी स्पीड पे की है, और उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी कॉस्ट ले सकता है। तो ये हो गया हमारा एफिशिएंट लेवल। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर अनेबल हो जाए ऐसे मॉनिटरिंग फंक्शनिंग करने में, उसकी चेकिंग करने में, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट आ रही है उसको ज़्यादा पड़े, वो ना कर सके, तो क्या होगा, इनएफिशिएंसी आ जाएगी। तो क्या होगा, वो इंश्योरेंस उसने ले रखी है, अब वो क्या कर रहा है, ड्राइविंग अपनी जो है उस पर उसको अगर कॉस्ट ना इंक्लूड हो, यानी कि जो 5 रुपीज़ उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्लूड होना, यानी कि अब वो 5 का माइनस हो गए 15 में से, तो 10 बचे, यानी कि अब उसकी जो कॉस्ट एक्चुअल जो कॉस्ट है उसकी 10 रुपीज़ है, और 300 की स्पीड पे उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर दी, और वो केयरलेसली ड्राइव करने लग गया। तो इससे क्या होगा, आप देखोगे ये जो प्रॉब्लम आ जाएगी मॉरल हैज़र्ड की आ जाएगी। वो अब इसके लिए मेजर्स क्या हो सकते हैं, क्या हम इसके लिए जो मॉरल हैज़र्ड की प्रॉब्लम है इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि प्रोवाइड कर हमें क्या जो हमें इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है, मेडिकल चेकअप एनुअली मांग सकती है जब अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ली हो, और अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया तो आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कहेगी कि आप इंस्टॉल कीजिए फायर डिटेक्टर सिस्टम, तभी हम आपको इंश्योरेंस कंपनी देंगे। को इंश्योरेंस भी इसका अदर मेथड है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल फर्म को जो भी लॉस होता है उसका कुछ पार्ट आपको इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करना पड़ता है। अगर आपका जो कोई एक्सीडेंट या किसी में भी आपका मान लीजिए 50 लाख का जो हो गया है, लॉस हो गया है, तो उसमें से मान लीजिए कुछ यानी कि 20 to 30% या कोई भी पार्ट वो कंपनी उसको फिक्स रख सकती है कि आपको इतना लॉस है इसका देना ही पड़ेगा। उसके बाद डिटेक्टिबल, इसमें क्या होता है, इसमें भी यही होता है कि कुछ पार्ट उसको फिक्स कर लिया जाता है, जो भी क्लेम होता है, जो भी लॉस होता है इंडिविजुअल का, कोई भी एक्सीडेंट की कोई भी उसकी वजह से वो उसको डिटेक्ट कर सकती है कंपनी अपना प्रीमियम में। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे हम मॉरल हैज़र्ड की प्रॉब्लम से रिमूव हो सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या इसके मेजर्स थे। ठीक है, तो इससे मार्केट को कैसे इफ़ेक्ट पड़ रहा था,
तो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। ये भी हमारा असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के अंडर आता है। और असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इसमें कैसे है कि जो प्रिंसिपल है उसको मतलब कि जो हमारा ओनर है कंपनी का, उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है एजेंट के बारे, यानी कि मैनेजर के बारे कि वो काम कैसे कर रहा है। ना ही उसके पास इतना टाइम है ओनर्स के पास, ना ही उसके पास इतनी कॉस्ट वो पे कर सकता है मैनेजर्स पे मॉनिटरिंग करने के लिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऐसे केस में उसे क्या करना चाहिए, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये प्रॉब्लम है ना ही प्राइवेट कंपनीज़ में बल्कि पब्लिक एंटरप्राइजेज में भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर में, कि प्राइवेट सेक्टर में इसको प्रॉब्लम को कैसे रिमूव किया जाता है। क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट में जो अपने काम करने के जो वेज होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो अब ये विलियमसन था जिन्होंने ये प्रॉब्लम को बताया था, यूटिलिटी जो मैक्सिमाइज यूटिलिटी का मेथड दिया था सेल्स मैक्सिमाइजेशन का। तो उसमें क्या बताया था उन्होंने कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको अपनी सिर्फ जॉब, अपनी सैलरी पे डिपेंड नहीं होते, वो सिर्फ किस पे डिपेंड, वो उनको अपनी पावर टू कंट्रोल, अपने जो पीयर्स है उससे रिस्पेक्ट चाहिए होती है, उनको अपने बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए अपनी जॉब का चाहिए होता है। लेकिन ओनर्स को क्या चाहिए होता है, अपने प्रॉफिट चाहिए होते हैं। अगर वो प्रॉफिट नहीं देगा तो क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर क्या कई बार क्या करते हैं, ऑब्जेक्शंस भी कर देते हैं, डिसमिस भी कर देते हैं मैनेजर को बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर से। ठीक है, लेकिन कई बार ये सक्सेसफुल नहीं रहता। तो अब हमें इसके लिए कौन कौन से मेथड करने चाहिए कि हम उसको डिसमिस कर सकें। कई बार डिसमिस करना बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुरा, उसमें टाइम वेस्ट होता है, बुरा उसमें टाइम भी बहुत लगता है, और उसमें वेस्टेज हो जाती है टाइम की भी और मनी की भी। तो इस केसेस में हमें क्या करना चाहिए, मेजर्स के अलग अलग है। फर्स्ट तो है कि टेक ओवर बाय द अदर ओनर्स, कि आपको थ्रेट डालना पड़ेगा कि मैनेजमेंट और मैनेजर्स पे कि अगर आप मेरी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट नहीं दोगे तो मैं इसको टेक ओवर या हैंड ओवर किसी और को कर दूंगा। टेक ओवर के डर से उनको पता है कि हमारी जॉब का लॉस होगा, इससे अच्छा है कि हमें अपने ओनर्स को जितना डिविडेंड है, जितना प्रॉफिट है, वो उतना हम दे दें। ठीक है, तो वो अपना वो काम क्या करेगा, एफिशिएंटली करेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मैनेजर अपने ओनर के साथ, वो कैसे करेगा कि प्रॉफिट के बेस पे दे सकता है। वो कैसे, प्रॉफिट शेयरिंग पे वो एक कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको मेरी कंपनी के साथ इतने टाइम तक बाउंड बना सकता है कि आपको रहना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। पर उसके लिए कंडीशन रखेगा कि आपको जितना प्रॉफिट होगा इतने शेयर, जैसे मान लीजिए 40 to 30% अगर वो प्रॉफिट वो मैनेजर्स को दे देगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपनी जो मैनेजर है वो अपने ओनर्स को उतना एफिशिएंटली काम करेगा और वो ओनर्स के डिविडेंड का भी ध्यान रखेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रोवाइडिंग पार्ट ओनरशिप। इसमें क्या हो जाता है कि थोड़ा सा पार्ट या शेयर जब ओनर्स को अगर मिल जाए, और ये सबसे बेस्ट है आपका कि आप किसी भी मैनेजर को अपने अकॉर्डिंगली काम करवाने के लिए ओनर्स जो डिविडेंड चाहिए, प्रॉफिट चाहिए अपनी कंपनी की ग्रो करने के लिए, सबसे बेस्ट मेथड है हमारे पास स्टॉक परचेज प्लान्स। इसमें क्या होता है कि आप अपनी बेटर परफॉर्मेंस चाहते हो अपनी फर्म की, तो उसका जो फाइनेंशियली मैनेजर को कुछ शेयर दे दीजिए, इक्विटी दे दीजिए, और वो इक्विटी पर मैं जो मैनेजर है वो शेयर कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन रखिए जैसे कि मार्केट के प्राइस से जो शेयर है, आप जो ओनर है वो आपको ऑफ़र दे रहा है कि मैं आपको मार्केट के प्राइस से भी कम रेट पे आपके शेयर्स को आप ख़रीद सकते हो, मैं सेल कर सकता हूँ। जो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप उनको दोगे, ये तभी आप उनको दे सकते हो जब वो कंपनी आपकी मैनेजर जो आपका बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, बेटर अच्छी आपको प्रॉफिट दे रहा है, तब आप ये कंडीशन उनके साथ रख सकते हो। उसके बाद है इंसेंटिव पे, इंसेंटिव वगैरह फ्लैट्स पर्सनल, ये अगर आप उनको फ्लैट प्रोवाइड कर रहे हो तो भी वो अपना काम एफिशिएंटली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम प्रॉब्लम से प्राइवेट जो हमारे कॉरपोरेशन है, कैसे हम अपने जो हमारी ये एडवर्स सिलेक्शन, जो हमारा मोरल हैज़र्ड है, जो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर्स थे। अब आ जाते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज में। पब्लिक एंटरप्राइजेज में क्या कर सकते हैं आप, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं उनमें जो इनएफिशिएंसी आप देखोगे इंडिया में सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में होती है। ठीक है, लो प्रॉफिटेबिलिटी होती है,
तो उनको कैसे आप उनके बिहेवियर, मैनेजर के बिहेवियर को कैसे इफेक्टिव कर सकते हो, कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतनी कॉस्ट नहीं कर सकता पे कि वो उनके मैनेजर्स पे इंडिविजुअली उन पे निगरानी रख सके। तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो हमें पब्लिक सेक्टर के में क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल जॉब मार्केट एक रखना चाहिए जो मार्केट से रिलेटेड हो। हम क्या करते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं आईएएस कैडरे, आईपीएस जो भी उस एरिया के होते हैं। तो इससे क्या होता है, वो सिर्फ उस एरिया के मोटे मोटे जो होते हैं डिपार्टमेंट का थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन वो डीपली किसी भी एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट को जजमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उसके पास पर जो नॉलेज है वो सिर्फ मार्केट की होनी चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो आईएएस कैडर होगा वो मार्केट से ही रिलेटेड होगा। तो इसके लिए एक स्पेशल जो अलग से हमारे पास मैनेजरियल जो प्रोफेशनल मार्केट जॉब का होना चाहिए, रिक्रूटमेंट करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और दूसरा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑटोनमी कर सकती है, पावर दे सकती है किसी फंक्शन या डिसीजन मेकिंग, एक ऐसी रिक्रूटमेंट दे सकती है जैसे कि गवर्नमेंट की ऑडिटिंग जो अकाउंटेंसी अथॉरिटी दे सकती है किसी को कि वो चेक कर सके, ठीक है, गवर्नमेंट की डे टू डे जितनी फंक्शनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, जो भी है वो ये ऑडिट जो होते हैं गवर्नमेंट्स के, वो मुझे डिटेल में वो मुझसे मंगवा सकती है कि कितनी परफॉर्मेंस कौन से डिपार्टमेंट से हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, ठीक है। और थर्ड है ओपन अप कंपटीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि अब पहले क्या होता था, आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट जो पब्लिक एंटरप्राइजेस था वो उनकी जो एफिशिएंसी थी वो बहुत ही कम थी। जैसे ही उनका प्राइवेट के साथ कंपटीशन हो गया तो उन्होंने अपना काम क्या करने लग, उनमें ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट सेक्टर भी अपनी एफिशिएंसी पे आ गया, उनकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई। जैसे कि पहले पब्लिक जैसे बैंक ले लीजिए, तो जैसे प्राइवेट सेक्टर के बैंक आए तो उनके साथ कंपटीशन करने में अब गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या होने लगे, होने लग गए। उसी तरह आप किसी भी कोई भी ले लीजिए और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एमटीएन, बीएसएनएल, जो हमारी गवर्नमेंट हमारे टेलीकम्युनिकेशन होते थे, लेकिन जैसे ही अब हमारे पास कौन से आ गए हैं, एयरटेल आ गया, वोडाफोन आ गया, ठीक है, जियो, ऐसे कंपटीशन जैसे ही इंक्रीज़ हुआ तो पब्लिक दूसरे ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाता है, ड्यू टू कंपटीशन अपनी एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मार्केट में कंपटीशन करना चाहिए। तो ये हमारे मेजर्स थे कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम एजेंट जो प्रॉब्लम है प्रिंसिपल एजेंट की प्रॉब्लम में जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक टॉपिक रह गया है, वो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कैसे आ जाती है वो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से, वो हमारा ये जो लास्ट है वो रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि इससे वीडियो लंबी भी हो रही है और आपको इतना समझ भी आ जाएगा, तो आप ज़्यादा होच पोच ना हो, इसलिए यहीं तक आप इसको वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी इसका इनवॉलेंट्री जो हमारी एफिशिएंसी वेज थ्योरी है जो हमारी इसमें आ जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।